मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। रतलाम में स्टेशन पर 1 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान रतलाम से जबलपुर ले जाने की फिराक में आरोपियों को धर दबोचा गया। आरपीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बरामद सोना आप देखिए जो हार की शक्ल में बनाया हुआ है, और ये सोना ले जाया जा रहा था स्टेशन से, इसे बरामद किया गया है। आप देखिए कि ये जिसकी कीमत क्या रहेगी ये अभी तक का अंदाजा नहीं लगाया गया है। लगभग 1 किलो से ज्यादा का सोना यहां पर यह बताया जा रहा है, और सोने का हार यहां पर बना हुआ है, बाकायदा उसे तैयार किया गया जिस पर टैग्स भी लगे हुए हैं। अब ये प्राइस टैग्स हैं या फिर ये होलोग्राम्स हैं, ये देखने का विषय होगा। सुधीर जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुधीर, जो पकड़ा गया सोना है ये तो आभूषण की शक्ल में है, हार है, और इस पर टैग्स भी लगे हुए हैं। क्या किसी ज्वेलर के व्यापारी का या ज्वेलर का ये काम है या फिर ये तस्करी का मामला है? देखिए, ज्वेलरी व्यापारी का ही ये पूरा काम है, जो कि आभूषण ये जो है रतलाम से जबलपुर ले जा रहा था शख्स, और करीब रात में जो ट्रेन है रतलाम जबलपुर जो ट्रेन चलती है, सोमनाथ जबलपुर ट्रेन जो चलती है, वो उस ट्रेन से जाने की फिराक में था। लेकिन चेकिंग के दौरान ये शख्स रतलाम के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बाहर से ही पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने इस शख्स को आरपीएफ थाने लाकर पूछताछ की तो उसके पास समुचित डॉक्यूमेंट नहीं थे, जिसके बाद इस शख्स को हिरासत में लिया गया और इस पूरे मामले को अब जीएसटी और इनकम टैक्स को देने की भी तैयारी की जा रही है। जो जब्त सोना है, जो आभूषण है, करीब 80 लाख रुपए से अधिक की कीमत के बताया जा रहा है। उस पूरे मामले में इनकम टैक्स के साथ ही अब जो है जीएसटी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और आरपीएफ थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर ये सोना किसका है, किस फर्म का है, और अगर ये लीगल अगर ये गोल्ड है तो आखिर उसके पास में इसके डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है। तो पुलिस आरपीएफ जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन ये खुलासा कैसे हुआ? क्या कोई पूर्व सूचना थी या फिर स्टेशन पर जो एक रूटीन जांच प्रक्रिया होती है उसी दौरान ये पकड़ा गया? रूटीन चेकिंग थी, और कई बार ऐसा होता है कि जो आरपीएफ के जवान है वो भी भाप जाते हैं, क्योंकि आदमी जब सकपकाता है उसके पास में किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो बचने की कोशिश करता है, नजरें छुपाता है, तो कहीं ना कहीं आरपीएफ की नजर पड़ जाती है। और जब रूटीन चेकिंग के दौरान इस शख्स से पूछताछ की कि आपके बैग में क्या है, तो चूंकि जो पूरा गोल्ड था वो बॉक्स से इसके अंदर रखा था, तो बड़ा बैग ये हो जाता है, बड़ी ट्रॉली हो जाती है। उसके बाद जब पुलिस ने वहां पूछताछ की तो वो जवाब नहीं दे पाया, और जब सामान को लाकर तलाशा गया तो आरपीएफ के सामने एक बड़ा खुलासा हुआ। बड़े पैमाने पे गोल्ड इस शख्स के पास से पकड़ाया है, जिसकी कीमत अब लाखों में है, और पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर गोल्ड किस फर्म का है। अगर लीगल है तो उसके पास डॉक्यूमेंट क्यों नहीं थे, क्या ये टैक्स चोरी का मामला बनता है, या क्या इस पूरे मामले को लेकर एंगल सामने आ सकते हैं जांच में। ये सभी बातों को ठीक है सुधीर, अपने साथ बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और छिंदवाड़ा में एक दिल दहला देने वाली वारदात, जिसमें एक शख्स ने 8 लोगों की हत्या कर दी, और ये 8 लोग कोई इसके दुश्मन नहीं थे, ये इसके अपने ही परिवार के सगे संबंधी थे, जिसमें इसकी पत्नी, इसकी मां, इसकी बहन, इसके भाई, इसके भतीजे और खुद ये भी शामिल है। अपने परिवार को खत्म करने के बाद इसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तामिया के बोदल कछार का ये पूरा मामला, और कुल्हाड़ी से काट कर इसने उस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल थे। क्या पत्नी, क्या मां, क्या बहन, क्या भतीजी और क्या भाई, सभी पर ताबड़तोड़ इसने हमले किए कुल्हाड़ी से। और कुल्हाड़ी के हमले में परिवार के 8 लोगों ने दम तोड़ दिया, लेकिन एक शख्स, परिवार में 10 साल का एक मासूम बच्चा, जिसकी अभी गंभीर हालत में इलाज जिसका चल रहा है, और वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, और इत्तेफाक से उसकी जान बच गई। किसी तरह से भागकर उसने और हमले होने से खुद को बचा लिया, और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 9 लोगों की मौत का यह पूरा मामला, जिसमें जो प्रमुख आरोपी है, पहले 8 लोगों की हत्या उसने की, और हत्या करने के बाद खुद भी उसने फांसी लगा ली। हत्या के आरोपी ने पूरी वारदात को अंजाम दिया, और इस हत्या के मामले में कार्रवाई क्या कुछ चल रही है, पुलिस क्या कर रही है, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, चूंकि दूरदराज गांव का ये पूरा मामला था, और पुलिस ने गांव में पहुंचकर
मौके पर सभी साक्ष्यों को जुटाया। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और सभी तथ्यों को, साक्ष्यों को जुटाकर इस पूरे हत्याकांड से जल्द पर्दा उठाए जाने का दावा पुलिस कर रही है। और बढ़ते आगे, सागर हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि बढ़ते अपराधों को देखते हुए गांव में एक पुलिस चौकी बनाई जाएगी, जिसके चलते अपराध में कमी आए। आपको बता दें कि सागर में हुए इस पूरे हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ढांढस बंधाया, प्रशासन की हर संभव मदद का आश्वासन वहां पर दिया और साथ ही ये कहा कि बढ़ते अपराधों को देखते हुए गांव में एक पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जाएगा और किसी भी तरह से अपराध को बेलगाम नहीं होने देंगे और अपराध को रोकने के लिए ये प्रयास एक पुलिस चौकी स्थापित कर किया जाएगा। के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें। तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी हूँ। और चलिए बात करेंगे हमारे सहयोगी पंकज प्रजापति इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, कब पहुंचे थे मुख्यमंत्री और पीड़ित परिवार के लोगों से क्या बातचीत हुई, कौन कौन था उस वक्त परिवार में? जी बिल्कुल, बताना चाहूँ कि मुख्यमंत्री अपने तय समय अनुसार लगभग गांव पहुंच चुके थे, जहां पर सबसे पहले हेलमेट से उतरकर सीधे पीड़ित के परिवार के घर पहुंचे। जिस युवती की इस पूरी घटना के बाद जो है गाड़ी से उतर मौत हुई थी, जिसको आत्महत्या बताया जा रहा है उसके द्वारा, तो उस क्रम में जो है सबसे पहले सीएम युवती घर पहुंचे, परिवारजनों से मेरे पूरा हालचाल जाना, उनको हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं पर जो है ये मांग की कि हमारा जो गाँव है वो काफी बड़ा है और यहाँ पर पुलिस चौकी नहीं होना कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक लिहाज के साथ ठीक नहीं है कि अपराध की गति ज़्यादा है। तो इसी उन्होंने प्रशासन से सीएम मांग की थी कि हमारे इस गाँव में चौकी खुलनी चाहिए। इस पर सीएम ने जो तत्काल संज्ञान लिया और ये कहा है कि बहुत जल्दी आपके इस गाँव में इसके बाद जो पूरे घटनाक्रम में राजेंद्र अग्रवाल की मौत हुई, उसके बाद सीएम उनके घर पहुंचे। परिवार को जो है सहायता के लिए उन्होंने प्रशासन को भी सूचित किया है कि 4 लाख रुपए सीएम के द्वारा दिए जाएंगे और जो बाकी राशि 4 लाख रुपए है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवाज पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, नर्सिंग फर्जीवाड़ा से जुड़ी है बड़ी खबर। 73 अनफिट नर्सिंग कॉलेजेस को डेडलाइन दी गई है, अन्यथा मान्यता रद्द कर दी जाएगी। 1 जून को नर्सिंग कॉलेज को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। खामियों को दूर कर नर्सिंग काउंसिल को यह रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट सौंपने के बाद काम के आधार पर फैसला लिया जाएगा। अनफिट कॉलेजेस की खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम ने निर्देश दिए थे। 1 जून से इसकी रिपोर्ट देनी होगी। अनफिट कॉलेजेस की खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये क्या है वो अनफिटनेस और क्या नर्सिंग कॉलेजेस में कमियां पाई गई हैं, उन्हें दूर करना होगा। कॉलेजेस को इसके बारे में बता दिया गया है और इस पूरे कार्रवाई के दौरान न सिर्फ उन कमियों को दूर करना होगा बल्कि उन्हें आगे बताना भी होगा प्रशासन को कि क्या बदलाव किए गए हैं और सभी खामियों को दूर कर काउंसिल को रिपोर्ट सौंपनी होगी। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ के हमारे साथ बात करेंगे। शैलेंद्र, जो निर्देश दिए गए हैं कॉलेजेस को अनफिट कॉलेजेस की कमियों को दूर करने के, वो कमियां किस तरह की हैं और कितने कॉलेजेस में हैं और क्या कुछ रहेगा इन्हें दूर करने का प्रयास? हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई थी और उसके हिसाब से टोटल जो 308 कॉलेज थे, जिसमें 169 थे जिनको सुटेबल बताया गया था और 66 अनसुटेबल थे, मतलब जो उपयुक्त और अनुपयुक्त। इसके अलावा 73 ऐसे कॉलेज थे जिनमें आंशिक कमी पाई गई थी और इन्हीं आंशिक जो कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए थे। और सीबीआई की जांच रिपोर्ट में भी इन 73 नर्सिंग कॉलेज में ऐसी छोटी मोटी अलग अलग मानसिक जो आंशिक खामियां दिखाई गई थी जिनको की दूर करना था। उसके लिए अल्टीमेटम दिया गया है 1 जून को इन कॉलेजों को अपनी रिपोर्ट देना है, नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर में
जमा करानी है और इन से कमियों को दूर करने के बाद एक बार काउंसिल अपनी तरफ से इसका निरीक्षण करेगी और उस निरीक्षण के बाद अगर ये कॉलेज अपनी छोटी मोटी जो खामियां है, जैसे कि बिल्डिंग के कमरों को लेकर है या प्रवेश को लेकर छात्रों के जो दिक्कतें आती है, जो उस तरह की जो खामियां उनको दूर करना और उसको दूर करने के बाद रिपोर्ट इनको पेश करना और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अगर कॉलेजों की कमियां पूरी नहीं होती है तो निश्चित ही इन पे फिर इन्हें अनुपयुक्त करार दिया जाएगा और इसमें फिर छात्र एडमिशन नहीं ले सकेंगे। और ये कमियां दूर करने का काम कितने दिनों में करना है? ये 1 जून की डेडलाइन क्या इन्हीं के लिए दी गई है? जी बिल्कुल, 1 जून को इनको रिपोर्ट सबमिट करना है। ये है कि ये कॉलेजों में आंशिक खामियां थी, मतलब बहुत बड़ा कमियां नहीं है कि इन कॉलेजों को समय लगे, तो इनको आखिरी एक नोटिस दिया गया है। हालांकि ये 1-2 महीने से प्रक्रिया चल रही थी, इन्हें बता दिया था कॉलेजों को, लेकिन अब 1 जून इनको आखिरी मौका दिया गया है कि 1 जून तक अपनी सारी खामियां दूर कर लें। कॉलेज अगर पूरी तरह से फिट होंगे तो ही उसमें नर्सिंग कॉलेज छात्रों की पढ़ाई होगी और कॉलेजों की बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और इंदौर में सब इंस्पेक्टर पर दुष्कर्म का मामला। दरअसल महिला किराएदार के साथ दुष्कर्म किया। सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा पर एफआईआर। महिला को ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म। पल्लव नगर में आरोपी गोविंद शर्मा का है घर। मामले की है जांच में पुलिस, एरोड्रम थाना। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, क्या चल रहा है इस पूरे मामले में एक्शन और क्या कह रही है पुलिस? एफआईआर दर्ज हो चुका है और जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो सब इंस्पेक्टर के ऊपर दुष्कर्म के धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जो एफआईआर में जिस बातों को जिक्र किया गया है, जो फरियादी ने बताया है कि वो कुछ महीने पहले उनके मकान में किराए से रहने के लिए आई थी और जो पति का ऑपरेशन होना था उसके लिए उन्होंने 50,000 रुपए उधारी लिए थे। पति 3 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती थे। उसी दौरान पे वो घर पे पहुंचते हैं देर रात, जब बच्चे बाहर रहते हैं, और अंदर आके जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके साथ एक बार नहीं कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया और उसमें लिखा हुआ है कि वो खुद को पुलिस वाला बताया करते थे, खुद का रौब था, इसलिए उन्होंने धमकी दिया था कि अगर किसी को ये बात बताई तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर एरोड्रम थाने में शिकायत जो की गई थी उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी से भी अब इस पूरे मामले में पूछताछ होगी और इसके अलावा तमाम जो भी अलग अलग एविडेंस है, मेडिकल जांच कराई जाएगी, अलग अलग लोगों से बयान होंगे, तो हर एक चीज अब जांच का विषय है। लेकिन सब इंस्पेक्टर पे गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप लगा है एक महिला किराएदार के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए मिथिलेश। और इंदौर से खबर, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने मानहानि का नोटिस भेजा है। स्वागत मिश्रा ने व्यापारी को यह मानहानि का नोटिस भेजा है। जयेश व्यास को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया गया है। 7 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है। दरअसल मिश्रा ने कहा ना तो रुपए लिए और ना ही उनके सामने रुपयों का कोई लेन देन ही हुआ। उपाध्यक्ष कपिल गोयल और व्यापारी के बीच हुए सौदे की जानकारी की बात मानी। व्यापारी ने 2 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर आरोप लगाया था। और जबलपुर के डबल मर्डर मामले में हरिद्वार में मृतक राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी मिलेनियम कॉलोनी पिता पुत्र की हत्या का यह मामला है, जहां पुलिस ने नाबालिग बेटी को हिरासत में ले लिया है। हत्या का मुख्य आरोपी मुकुल सिंह अभी भी फरार है और नाबालिग से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। मुकुल के संबंध में पूछताछ की जा रही है और हत्या के बाद 2.5 महीने से फरार है आरोपी। जोड़ा जिसमें एक लड़का जिसका नाम मुकुल कुमार सिंह है, उसके साथ एक लड़की भी वहाँ पर है जिसको पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बीच बचाव करते हुए मुकुल कुमार सिंह जो वांछित था वो फरार हो गया। लड़की से के द्वारा जब पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा यह बताया गया कि वो जबलपुर से एक 302/201 में अपने पिता और अपने भाई की हत्या में जो वांछित चल रहे हैं, जब पुलिस के द्वारा जबलपुर पुलिस से संपर्क किया गया था तो उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इसको किया जाएगा, आगे की जो भी कार्रवाई है और उसको जबलपुर पुलिस के साथ समन्वय करते हुए हम लोगों के द्वारा की जाएगी।
और पुणे हिट एंड रन मामले में पुलिस ने सीन को रिक्रिएट किया जाना है। दरअसल इसमें एआई की मदद ली जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीन को रिक्रिएट करने के दौरान गाड़ियों और केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली जाएगी। बताया यह गया है कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुणे पुलिस एआई का सहारा लेगी। हादसे में मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियर्स की मौत हुई थी और इस पूरे मामले में अब पुलिस सीन को रिक्रिएट करेगी। पुलिस सीन को जब रिक्रिएट करेगी तो एक्चुअल उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो क्या रही थी उस वक्त और क्या हालात बने जिसकी वजह से 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई, इस पर तथ्य जुटाए जा सकेंगे। और सुकमा में 5 लाख के इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर्स की टीम, कमांडर गिरफ्तार। मलांगीर एरिया कमेटी में एक्टिव थी। वर्दी पहने नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल एसपी किरण चौहान ने इसकी पुष्टि की है। बिलासपुर में घर में रखे रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में ब्लास्ट हो गया और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पूरा परिवार बाल बाल बच रहा है। दरअसल घर में मौजूद लोगों ने बाहर निकलकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और घर में रखा हुआ काफी सामान इस दौरान जलकर राख हो गया। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया जहां पर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त जुड़ गए हैं। उमेश, कैसे हुई ये दुर्घटना, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए आशीष जी, कल जो पारा था वो 46 के पार पहुंच गया और ये जानकारी मिल रही है कि ये जो घर में फ्रिज रखा हुआ था उसके कंप्रेसर में अचानक से ब्लास्ट हुआ और ब्लास्टिंग होने के बाद जो घर में मौजूद लोग थे उनमें हड़कंप मच गया। किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान को घर से बाहर निकलकर बचाई। हालांकि जो इस पूरी घटना में वहां पर जो सोफा रखा था, इसके अलावा जो फ्रिज और टीवी जो थे वो तमाम जो सामान थे वो जलकर खाक हो गए। सूचना पर तत्काल वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। पूरी घटना जो है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुम्हारपारा अंसारी गली की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेजी से जो गर्मी, जो तापमान बढ़ा है उसका असर देखने को मिल रहा है। न केवल सामानों पर बल्कि इंसानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से रेफ्रिजरेटर के फ्रिज के जो कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर वहां पर मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया उमेश। और बीजापुर में जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और हथियार भी इनके पास से बरामद हुए हैं। ये बड़े कैडर के नक्सली जिन्हें मारा गया और खबर मिली बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की और अब भी मुठभेड़ जारी है, जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि बीजापुर में जवानों की और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बड़े इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और यहां पर इसकी पूरी पुष्टि की है बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने। मुठभेड़ अभी भी जारी है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच। तो बड़े कैडर के नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की है। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। श्रीनिवास, क्या जानकारी मिल पा रही है इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए, जो इलाका है बीजापुर के मध्य थाना क्षेत्र का है, जहां पर बद्देपारा जंगल है, वहां पर बड़े माओवादियों की होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ऑपरेशन लॉन्च किया और वहां पर 2 माओवादियों को ढेर करने की जानकारी मिल रही है। साथ ही 2 जो माओवादी है उनके शव को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल अभी इलाके में लगातार मुठभेड़ जारी है। बीजापुर एसपी से ने कहा कि मुठभेड़ अभी भी चल रही है, जब जवान सुरक्षित लौट आएंगे तभी पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। मारे गए जो माओवादी है उनकी भी पहचान अभी होना बाकी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और यहां ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।